दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों हम लोग एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। सवाल जवाब की सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट सीरीज है। इसके पहले बहुत सारे सब्जेक्ट पर, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, मिडावल हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गया, और आज फिर से मैं आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज लेकर आया हूं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए, जाकर प्रश्न पत्र उठाकर देखिए तो आपको पता चलेगा कि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी ज्यादा बातचीत हम लोग करेंगे, ठीक है। अगली सीरीज जो होगी दोस्तों, ये हम लोगों की इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी पर होगी, तो उसके लिए भी आप अलर्ट रहिएगा, ठीक है। और मुझे पता है कि आप सभी को सवाल जवाब की सीरीज में बड़ा मजा आ रहा है, ठीक है। चलिए, मजा आ रहा है तो आगे की बातें कर लेते हैं। दोस्तों स्टडी 91 का एप्लीकेशन भी आ चुका है। प्ले स्टोर पर आइए और स्टडी 91 के नाम से जो एप्लीकेशन है उसे आप डाउनलोड करिए। उसके माध्यम से अगर आप तैयारी करते हैं तो आप बहुत गजब की स्टडी कर पाएंगे, तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से दोस्तों डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको पढ़ने में और भी ज्यादा हेल्प मिल पाए। तो दोस्तों चलिए फटाफट आपको जवाब देना है। और आज आपके लिए जो मैं प्रश्न लाया हूं उसमें पहला प्रश्न है कि भारत के पश्चिमी तट के निम्न में से किस स्थल पर इंग्लिश फैक्ट्री थी। ये इंग्लिश फैक्ट्री मतलब अंग्रेजों ने जो अपनी पहली फैक्ट्री बना रखी थी, वो पहली फैक्ट्री किस स्थान पर बना रखी थी। दोस्तों यहां पर बहुत कंफ्यूजन होता है जब आपके एग्जाम में प्रश्न आता है ना। तो जैसे कालीकट ऑप्शन दे दिया, अभी तो मैं यहां पे कोई ऑप्शन दे नहीं सकता हूं, बिकॉज जैसे यहां पर एक मिनट, यहां पे कोई ऑप्शन दे नहीं सकता हूं क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन अभी आगे मिलेंगे, लेकिन जनरली आपको 4 ऑप्शन देगा, ठीक है। जैसे कालीकट दे दिया, कोचीन दे दिया, तेलीचर्री दे दिया, और भी इस तरह के बहुत सारे नाम, ट्रांकेबार दे दिया। आप क्या बताओगे? तो याद रखिए अंग्रेजों ने, और कहां पर बोल रहा है, पश्चिमी तट पर। किस तट पर? पश्चिमी। इसका मतलब क्या दोस्तों? तो पश्चिमी तट का मतलब यह है, मान लीजिए अगर मैंने ऐसे भारत का एक दक्षिण भारत का मैप बना दूं तो ये वाला तट क्या हो जाएगा? ये पूर्वी तट हो गया, ठीक है, और ये आपका पश्चिमी तट हो गया। तो पश्चिमी तट पर अंग्रेजों ने जो अपनी पहली इंग्लिश फैक्ट्री बना रखी थी वो कहां पर थी? उस जगह का नाम है तल्लीचेरी या तेल्लीचेरी। तो इसको याद रखेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे पता है इस प्रश्न का जवाब सभी बच्चों को नहीं पता होता है। एग्जाम में अगर प्रश्न आएगा ना तो हर बच्चा गलत करेगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में कालीकट, कोचीन, तमाम चीज दिया होगा और दिमाग उसी बात पर जाएगा। तो याद रखेगा यहां पर तल्लीचेरी इसका नाम है, उसको तेल्लीचेरी बोलिए, तल्लीचेरी बोलिए, ठीक है। बात एक ही, केरल में पड़ता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ सीरीज लेकर चल रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बंदरगाह काली मिर्च के निर्यात के लिए जाना जाता था? काली मिर्च का निर्यात, ठीक है। काली मिर्च को दोस्तों इसको याद रखिए काला सोना कहा जाता है। जिस तरह से सफेद सोना कहा जाता है कपास को, किसको कहते हैं? कपास को। मेरी हर बात में आपको एक जवाब मिलेगा, ठीक है। कपास को सफेद सोना कहा जाता है, तो काला सोना कहा जाता था काली मिर्च को, क्योंकि मसालों में सबसे राजा कौन था? याद रखिए काली मिर्च, बड़ा फेमस था। और काली मिर्च जो था, इसका जो सबसे ज्यादा व्यापार किया जाता था वो किस बंदरगाह से? तो कालीकट जो बंदरगाह था दोस्तों, जहां पर सबसे पहले कौन आया था? बताइए। वास्को डी गामा आया था। कब आया था? 1498 में आया था। पहला पुर्तगाली व्यक्ति था जो आया कहां पर? कालीकट में। अब इस समय कालीकट का नाम है कोझिकोड। इस समय कालीकट स्थान का नाम क्या हो गया है? कोझिकोड हो गया। वहां का राजा था जमोरिन, जिसने इसका जो है स्वागत किया था। तो याद रखें कालीकट जो है यह बंदरगाह काली मिर्च के लिए प्रसिद्ध था, इसको आप याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, बीजापुर के शासक से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? प्रथम यूरोपियन, ठीक है, जल्दी से बताइए। किसने? पहला यूरोपीय व्यक्ति जिसने क्या किया था? गोवा छीन लिया था। अच्छा, गोवा का शासक कौन था? बीजापुर का शासक कौन था? बताइए। यूसुफ आदिल शाह। क्या नाम था? यूसुफ आदिल शाह। और उसकी लड़ाई किससे हुई थी? अल्बुकर्क से हुई थी। तो यहां सही उत्तर क्या हो जाएगा? अल्बुकर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्बुकर्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अल्बुकर्क किससे गोवा छीना था? यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। अगला देखिए, रिजविक संधि कब हुई थी भाई? ये 1697 में हुई थी रिजविक की संधि, ठीक है, जिसको रिजस्विक की संधि भी कहा जाता है। रिजस्विक, ठीक है, शॉर्टकट में हम लोग रिजविक बोलते हैं। और कह रहा यह संधि, इस संधि के पश्चात पांडिचेरी किसको वापस मिल गया, ठीक है। तो यह संधि हुआ था दोस्तों अंग्रेजों और किसके बीच में? याद रखिए फ्रांसीसियों के बीच में। और आपको पता होगा दोस्तों
अगर मैं फ्रांसीसियों की बात करूं तो 1760 में एक लड़ाई हुई थी, वांडीवास का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? वांडीवास का युद्ध, जिसके बाद से ये फ्रांसीसियों का पूरी तरह से क्या हो गया, पतन हो गया, समाप्त हो गए, फिर यहां से चले गए। ठीक है, तो याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, पांडिचेरी किसको वापस मिल गया? फ्रांसीसियों को वापस मिल गया था। रिजविक संधि, रिजविक संधि काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके पहले दोस्तों कई सालों तक लगातार युद्ध चलता रहा, उसके बाद जाकर ये संधि हुई थी, रिजविक संधि। करा वह अंग्रेज यात्री जो तुर्की तथा फारसी भाषा का विद्वान था। उस बताइए, उस अंग्रेज यात्री का नाम बताइए जो तुर्की और फारसी दोनों भाषाओं का ज्ञाता था, और किसके समय में भारत आया था, यह भी प्रश्न पूछता है। ठीक है, कैसे आया था, यह भी प्रश्न पूछता है। तो जरा याद रखिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, एक तो पूछ रहा अंग्रेज यात्री, क्या आपका दिमाग गलती से वास्को डी गामा पर नहीं जाना चाहिए। या देखिए, कुल भारत में 5 तरह के लोग आए थे। सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आया था। मेरे साथ बोलिए, सबसे पहले पुर्तगाली आया था, फिर कौन आया था? डच आए थे। कौन आए थे? डच। ठीक है, फिर कौन आया था? अंग्रेज आए थे। फिर कौन आया था? डेनिस आए थे, डेनिस। फिर कौन आया था? फ्रांसीसी आए थे। फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए थे। आपसे पूछता है सबसे पहले कौन आया, तो क्या बताएंगे? पुर्तगाली आए। आपसे पूछे सबसे आखिरी में कौन आया, तो क्या बताएंगे? फ्रांसीसी आए। ठीक है, इन सब प्रश्नों को याद रखिए। तो यहां पूछ रहा है कि उस अंग्रेज यात्री का नाम बताइए जो तुर्की और फारसी भाषा का ज्ञाता था, तो उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। नाम याद है क्या आपको? कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, किसके समय में आया था? तो कैप्टन हॉकिंस, हा से हो गया क्या? जहांगीर। जहांगीर में हा आता है ना, तो याद रखेगा जहांगीर का शासन था उस समय। जहांगीर कौन था बताइए? जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम नाम था, इसको ध्यान रखिएगा। और अकबर का पुत्र था। ठीक है, अकबर बड़ी मिन्नतों के बाद उसको पुत्र हुआ था। ठीक है, आपने नाम सुना होगा सलीम चिश्ती का। सलीम चिश्ती के नाम पर ही उसने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, उस तुर्की यात्री का नाम क्या था? कैप्टन हॉकिंस था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। बाद में इंग्लिश खां की उपाधि भी इसको दिया गया था। ठीक है, जहांगीर के समय में भारत आया था। ठीक है, और यही कैप्टन हॉकिंस किस जहाज से भारत आया था? पूछता है परीक्षा में प्रश्न, किस जहाज से जहांगीर भारत आया था? तो क्या बताएंगे? उत्तर बताइए, उत्तर बताइए, किस जहाज से आया था? तो उत्तर बताइएगा किस नाम सा? कैप्टन हॉकिंस। ह से हॉकिंस और ह से हेक्टर। ह से हेक्टर नामक जहाज से भारत आया था। हेक्टर नामक जहाज से वो भारत आया था, तो क्या बताएंगे? हेक्टर। देखिए, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं हेक्टर। एक प्रश्न मैं आपको और यहां से बताना चाहता हूं। देखिए, अगला प्रश्न आ भी गया। भारत आने वाले प्रथम अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था? पहला अंग्रेजी जहाज जो भारत आया था उसका नाम बताइए, उसका नाम क्या था? तो याद रखिए, कैप्टन हॉकिंस जो हेक्टर लेके आया था ना, तो याद रखिए ये बहुत बड़े बेड़े के साथ आया था। उस बेड़े में एक और जहाज था, रेड ड्रैगन। ठीक है, तो याद रखिए सबसे पहले वो वाला बेड़ा आगे आ गया। ठीक है, इसलिए माना जाता है जो रेड ड्रैगन जहाज है वो भारत में सबसे पहले आया था। अगर आपके एग्जाम में ऑप्शन नहीं दिया किसका? रेड ड्रैगन का, तो उत्तर क्या मान लेंगे? तब उत्तर मानिएगा हेक्टर। तब क्या उत्तर मानेंगे? हेक्टर। देखिए, मुझे पता है परीक्षा में दिक्कत कहां पर होती है, इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूं। ऑप्शन देखिए, अगर रेड ड्रैगन ऑप्शन है तो आंख मूंद करके रेड ड्रैगन टिक कर दीजिए, सही उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। और अगर रेड ड्रैगन ऑप्शन नहीं दिया तो उत्तर क्या करेंगे? तब उत्तर करिएगा जिससे कैप्टन हॉकिंस आया था जहांगीर का समय में, तो उसको भी याद रखेगा। क्या हो जाएगा आपके पास? आपका हेक्टर नामक जहाज हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा कि कलकत्ता की जमींदारी अंग्रेजों को किस सूबेदार ने प्रदान किया था? कलकत्ता की जिम्मेदारी। ठीक है दोस्तों, कलकत्ता की जो जमींदारी थी उसको अंग्रेजों उसको जो है किसने प्रदान किया था? अजीमुस्तान का नाम सुना है? अजीमुस्तान का। अजीमुस्तान कौन था? ये औरंगजेब का पोता था। औरंगजेब का नाम सुना है कि नहीं? औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिंदा पीर। औरंगजेब की पत्नी का नाम था रबिया दुर्रानी। क्या नाम था? रबिया दुर्रानी। रबिया दुर्रानी के नाम पर दोस्तों औरंगजेब ने भी ताजमहल बना रखा है, जिसको ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है। औरंगजेब के नाम पर ही औरंगाबाद शहर बसाया गया था। ये सब प्रश्न याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। और औरंगजेब का पोता का नाम था अजीमुस्तान। ठीक है, और अजीमुस्तान ने अंग्रेजों को क्या दे दिया था? कलकत्ता की जमींदारी सौंप दी थी। ठीक है, इसको याद रखेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनी के पर्यवेक्षण मतलब सुपरविजन, ठीक है, सुपरविजन में कासिम बाजार नगर ने 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में तांगे का उत्पादन किया। तो सबसे ज्यादा तांगे का उत्पादन किस यूरोपीय, अब देखिए 5 तरह की यूरोपीय कंपनी बनी है। एक तो पुर्तगालियों की भी कंपनी थी, दूसरा डच की भी कंपनी थी, तीसरा अंग्रेजों की भी कंपनी थी, डेनिश की भी थी और फ्रांसीसियों की भी थी। आपको बताना है कि किस यूरोपीय कंपनी, किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनी के पर्यवेक्षण में कासिम बाजार का नाम सुना है कि नहीं? कासिम। अच्छा, मीर कासिम का नाम सुना है कि नहीं? हाँ, मीर कासिम का नाम सुना है सर। आपने बताया था कि प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, उसके धोखेबाजी की वजह से सिराजुद्दौला हारा गया और मीर जाफर जो होता है राजा बन जाता है। लेकिन कुछ ही समय बाद मीर जाफर को गद्दी से उतार करके मीर कासिम को राजा नवाब बना दिया गया, बंगाल का नवाब मीर कासिम। बाद में मीर कासिम को भी गद्दी से उतार दिया गया, जिसकी वजह से आगे बक्सर की लड़ाई हुई। सर आपने बताया था, मैं तो आपको बार बार रिकॉल कराता रहूंगा, मेरा काम ही है रिकॉल कराना। अब कहानी सुनिए, इस प्रश्न की कहानी क्या है दोस्तों। कासिम बाजार पड़ता है मुर्शिदाबाद के पास में, एक छोटा सा नगर है। हालांकि मुर्शिदाबाद से राजधानी को मुंगेर लेके चला गया था कौन बताइए? ये कासिम जो था, ठीक है, कासिम, मीर कासिम की बात कर रहा हूं, जिसने क्या किया था, मुर्शिदाबाद से राजधानी मुंगेर कर लिया। लेकिन उसी मुर्शिदाबाद के पास में ये कासिम बाजार है, ठीक है। तो उस कासिम बाजार में सर्वाधिक मात्रा में रेशमी तागा का उत्पादन किसने किया था? तो याद रखिए डचों ने किया था। जो डचों की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने जो है 17वीं शताब्दी में सबसे ज्यादा मात्रा में रेशमी तागे का उत्पादन किया था। याद रहेगा कि नहीं? याद रखिएगा। कासिम बाजार कहां पड़ता है? मुर्शिदाबाद के पास। सब याद रखिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, इत्मीनान से पढ़ते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वांडीवास का युद्ध 1760 में किसके किसके बीच में? यार कितनी बार मैं बताऊं आपको, कितनी बार बताऊं? अंग्रेजों और डच ने ब्रिटिश को हराया। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया दोस्तों, याद रखिए। ये यहां पर मिस्टेक लिखा हुआ, गलत लिखा हुआ है। देखिए, किसी की बातों में मत आइए, किसी की बातों में मत आइए। क्या लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार आप कमेंट करके बताइए। 1760 में यहां पर वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है, और बड़ा निर्णायक युद्ध था ये, ठीक है। तो याद रखें इसमें फ्रांसीसी थे, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखते हैं, किस पुर्तगाली, 1760 याद रखेगा वांडीवास, 1761 भी याद रखेगा, मैंने बताया था पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। अहमद शाह अब्दाली ने हमला किया था। नादिर शाह का अगला शासक था, अगला वंशज था, याद रखेगा अहमद शाह ने हमला किया था। और भारत में उनकी लड़ाई मराठों से हुई थी, ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। किस पुर्तगाली गवर्नर ने शांत जल की नीति लागू की? बताइए, शांत जल की नीति किसने लागू की? देखिए, सबसे पहले भारत में आए पुर्तगाली, ठीक है, और पुर्तगालियों ने सोचा कि भारत में उनको बड़ा मुनाफा हो रहा है। क्यों? क्योंकि भारत से जो काली मिर्च और मसाले अपने देश लेकर जाते थे ना, उससे खर्चा काटने के बाद 60 गुना ज्यादा मुनाफा होता था। आप समझो, जैसे 1000 रुपया का अगर आपने काली मिर्च ले लिया तो वो खर्चा काट दो, रास्ते में जितना आना जाना खाना पीना हुआ सब काट दो, काटने के बाद 60 गुना ज्यादा मुनाफा, यानी 1000 का 60,000, यानी 60,000 फायदा सब काटने के बाद। क्या गजब का फायदा था भाई, ठीक है। तो 60 गुना ज्यादा मुनाफा उनको मिलता था, इसलिए वो चाहते थे कि भारत में सिर्फ और सिर्फ पुर्तगाली ही रहें और कोई यूरोपीय देश आने ना पाए। अगर आप टाइम भी कैलकुलेट करेंगे ना, तो अगले 100 साल तक जो है पुर्तगालियों का ही राज रहा। अरे भाई आप सोचो, 1498 में कौन आया? 1498 में वास्को डी गामा भारत आया, भारत के समुद्री रास्ते की खोज किया, और फिर दोबारा 1501 में आ गया, ठीक है। और अगर आप बात करिए अंग्रेजों की, तो अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई है? सन 1600 में स्थापित हुई है। आप समझो कि 1500 से लेकर 1600 का कितना समय होता है? 100 साल का समय होता है। 100 साल तक पुर्तगालियों ने अपने आप को यहां स्थापित कर रखा था। वे पुर्तगालियों ने समझा कि भारत आने का जो रास्ता है वो एकमात्र रास्ता है समुद्री रास्ता, जलमार्ग, ठीक है। अगर इस समुद्री जलमार्ग पर कब्जा कर लिया जाए, कैसे कर लिया जाए कब्जा भी मैं बताता हूं। देखिए, गुजरात था,
और इधर क्या है, इधर आपका अरब सागर है। उनका मानना था कि अगर अरब सागर में कब्जा कर लिया जाए या पूरा यहां पर अपना व्यवस्था बना लिया जाए तो क्या हो सकता है, कोई भी जहाज इधर से इधर आ नहीं पाएगी, चाहे वो कोई यूरोपीय देश का हो या फिर तुर्की का हो, किसी का भी हो, ठीक है, किसी का जहाज हम आने नहीं देंगे। तो इसीलिए दोस्तों उन्होंने शुरू किया था शांत जल की नीति, इसको ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये याद रखिए। अच्छा, दो प्रसिद्ध गवर्नर रहे हैं, एक आपका रहा, 3 गवर्नर रहे, आपने बाद में बताऊंगा आपको। एक अल्मीडा रहा है, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, दूसरा अल्बुकर्क रहा है, ठीक है। तो ये दोनों बड़ा फेमस पुर्तगाली गवर्नर थे। उसमें से जो आपका अल्मीडा था उसने क्या निकाला था, शांत जल की नीति निकाला था। और अल्बुकर्क ने क्या किया था, उसने गोवा छीन लिया था। गोवा छीनने के बाद गोवा पुर्तगालियों के पास आ गया और लंबे समय तक पुर्तगालियों की राजधानी के रूप में गोवा बना रहा, ठीक है। यूसुफ आदिल शाह से छीना था, उसी अल्बुकर्क की बात कर रहा हूं। तो याद रखिए अल्मीडा यहां पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। शांत जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी। आप मेथड समझो, चाहते क्या थे, इनकी मंशा क्या थी, उस मंशा के बारे में समझो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला दे रहा दोस्तों, ध्यान दीजिए। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री ट्रांकेबाड़ तमिलनाडु में कब स्थापित किया था, कब बनाया था? डचों ने याद रखिए, डेनिस ने। देखिए सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए। डच दूसरे नंबर पे आए थे, जबकि डेनिस चौथे नंबर पे आए थे। देखिए पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फिर डेनिस, फिर फ्रांसीसी। तो डेनिस, ठीक है, तो याद रखिए डेनिस आए थे चौथे नंबर पे, ठीक है, चौथे नंबर पर। डच आए थे दूसरे नंबर पे। तो मुद्दा यहां क्या दे रहा है, यहां लिख रहा है डेनिस। तो याद रखिए डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने, हालांकि डेनिसों का बहुत ज्यादा प्रभाव यहां बना नहीं रहा, बाद में इन्होंने बेच के अंग्रेजों को चल दिया, ठीक है। तो 1620 में, कब, 1620 में इन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाया। तमिलनाडु में जगह था ट्रांकेबाड़, वहां पर अपना जो है पहली फैक्ट्री स्थापित किया था। तो 1620 ये आपके सामने उत्तर दे रहा है, ठीक है। इसको याद कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपने पढ़ा होगा, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होगा, आपको सब कुछ यूट्यूब पर पढ़ाएगा, लेकिन आजकल मैं क्या करा रहा हूं, सिर्फ प्रैक्टिस कराऊंगा। और ये प्रैक्टिस का सिलसिला आगे बढ़ने वाला है। मैं कोशिश करूंगा कि दिन भर में कम से कम 2 प्रैक्टिस सीरीज आपको दिया जाए, ताकि आप एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी कर लो। देखो हम पूरी तरह से आपका हेल्प करना चाहते हैं, हमारी लड़ाई बहुत बड़े पैमाने पर है। एक तरफ पेड वाले क्या कर रहे हैं, एक से एक पेड मटेरियल लॉन्च कर रहे हैं, तो हम फ्री में ही आपको क्या कर रहे हैं, उस दूरी तक पहुंचा रहे हैं। क्या आपको अभी भी नहीं लगता कि हम बेस्ट हैं सबसे? ठीक है, आप आइए पढ़िए, मजा आएगा पढ़ने पर। लेकिन दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती कौन सी थी? देखो कौन सा तट लिखा है, दक्षिण पूर्वी तट। अब दक्षिण, अगर आप ऐसे एक मैप बना दो दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा। देखो एक तरफ बोल रहा है, एक तरफ बोल रहा है दक्षिण मतलब ये वाला हिस्सा नीचे वाला, अब पूर्वी मतलब इधर वाला हिस्सा। तो इस साइड नहीं ध्यान देना, इस साइड, ठीक है। कर दक्षिण पूर्वी तट पर एकमात्र बस्ती कौन सी बनी थी? तो याद रखिए वो बस्ती थी सेंट टोमे, ठीक है। तो सेंटिमेंटल याद रखेगा, सेंटिमेंटल, ठीक है, सेंट टोमे, सेंटिमेंटल ऐसे करके याद रखेगा, आपको याद आ जाएगा, ठीक है। पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती, क्योंकि ज्यादातर जो पुर्तगालियों का क्षेत्र था वो गोवा उनकी राजधानी थी, तो उसी के आसपास वाले क्षेत्रों में ही मंडराया करते थे। अरे केरल तक थे, ऐसा नहीं कि खाली गोवा में थे, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये उस वाले बेल्ट में ज्यादा इनकी पकड़ थी। लेकिन पूर्वी साइड में, दक्षिण पूर्वी साइड में पुर्तगालियों का एकमात्र जो बस्ती बनी थी वो कहां पर बनी थी? तो याद रखिए वो बनी थी सेंट टोमे में। एक बात और बताऊं आपको, सेंट टोमे भी याद रखिए, प्लस पुर्तगाली हमेशा चाहते थे कि जो निम्न पुर्तगाली वर्कर थे ना, उनको मोटिवेट करते थे कि वो भारतीय स्त्रियों के साथ शादी कर लें, विवाह कर लें, ताकि यहां पर उनकी पैठ और मजबूत हो सके। आप कहोगे सर कैसे? अच्छा एक बात बताओ, अगर आप यहां से लंदन चले गए, वहां पर किसी लड़की से आपका अफेयर हो गया और वहीं पर आपने शादी कर लिया, अब वहां के आप निवासी हो गए, तो बोलो मजेदार बात है कि नहीं? बस कुछ ऐसा भी इनका भी प्लान था, ठीक है, ताकि यहां पर भारत में इनकी एक पैठ बन जाए, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क दोस्तों, जिसने यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना था, बड़ा बेहतरीन शासक था पुर्तगालियों का, याद रखिए उसकी मजार कहां पर बनी हुई है? तो गोवा में। अरे यार फ्रांसीसियों का अधिकार क्षेत्र कहां था? गोवा ना। तो जाहिर सी बात, अगर आपको इसका उत्तर नहीं भी पता है तो आप गेस कर सकते हैं, ठीक है। गोवा में इसकी मजार बनी हुई है, ठीक है। तो ये जो है याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहां पर बना था? फोर्ट विलियम याद रखे दोस्तों, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम ये 1696 से बनना शुरू हुआ था और आई थिंक 15-20 वर्ष लगे थे इसे बनने में, ठीक है। और बाद में चलकर जो सिराजुद्दौला था उसने अंग्रेजों से फोर्ट विलियम छीन भी लिया था।
एक आध साल के लिए छीन लिया था, लेकिन बाद में उसकी मृत्यु के बाद फोर्ट विलियम फिर से अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में आ गया। तो फोर्ट विलियम जो था दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल कलकत्ता में बनाया गया, बहुत फेमस पर्यटन स्थल है, कभी आप जाएंगे, बहुत गजब का बना है फोर्ट विलियम, ठीक है। तो याद रखेगा फोर्ट विलियम ये कहां पर है, कलकत्ता पश्चिम बंगाल में है। 18वीं सदी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय थे, भारत के किस भाग में? तो याद रखें दोस्तों, भारत में इनकी जो सक्रियता थी, देखिए ईसाई मिशनरियों की बात कर रहा है, तो एक कलकत्ता और असम यानी पश्चिम बंगाल और असम वाले बेल्ट में ये ज्यादा सक्रिय थे। गलती से भी दक्षिण भारत मत टिक कर देना। देखिए जनरली होता क्या, जब आप पढ़ते हैं ना, आपको लगता है कि बस वही सूरत आपको याद रहता, सूरत हो गया, कुछ मुंबई का स्थान हो गया, गोवा हो गया, है ना, आप फोकस नहीं करते, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोस्तों सबसे पहले अंग्रेजों की अगर हम बात करें तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो दीवानी भी मिली थी वो उनको बंगाल में जीती हुई लड़ाई के बूते पर मिली थी, चाहे वो 1757 का प्लासी का युद्ध हो, चाहे वो 1764 का बक्सर की लड़ाई हो, ठीक है। दोनों लड़ाइयां ही इनको अपनी आधारशिला रखने में मदद की हुई हैं और आगे फोर्ट विलियम बना और तमाम चीजें बनी, ठीक है। क्योंकि आगे रेगुलेटिंग एक्ट भी आया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का निर्माण भी कलकत्ता में हुआ, तो ज्यादातर इनके जो ऑफिसर थे वो पश्चिम बंगाल वाले बेल्ट में थे, तो वहां पर ईसाई मिशनरियों की सक्रियता ज्यादा थी कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा ईसाई धर्म का प्रचार कराया जाए, ठीक है, और ये व्यवस्था बनाई जाए। तो याद रखिएगा बंगाल और असम ये दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कौन पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण देन थी? भाई पुर्तगालियों की सबसे महत्वपूर्ण देन क्या थी, हमको क्या क्या देकर गए पुर्तगाली? तो याद रखिए दोस्तों, पुर्तगालियों ने हमें जलयान देकर गए, ठीक है, जलयानों के बारे में काफी जानकारी दी इन्होंने। प्रिंटिंग प्रेस सबसे इंपॉर्टेंट है, 1556 में गोवा में सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस लगाया गया था। 1556 एक चीज के लिए और जाना जाता, दो चीज के लिए, बताइए। 1556 सन में क्या हुआ था? 1556 में हुमायूं जो है सीढ़ियों से गिर करके मर गया था, ठीक है, आपको याद होगा। तो हुमायूं याद रखेगा, अकबर के पिता, ठीक है। दूसरा, अकबर ने लड़ाई लड़ा था बैरम खां के सहयोग से पानीपत का द्वितीय युद्ध, ठीक है। पानीपत का द्वितीय युद्ध विक्रमादित्य हेमू के साथ लड़ा गया था। देखिए आपका दिमाग एकदम खुला होना चाहिए। 1556 आया नहीं कि आप मत सोचिए कि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आपको बस उस सन के बारे में जान लेना है, ठीक है। तो याद रखेगा, तो ये सब जो काफी सारी देन थी, ठीक है, तो याद रखेंगे। लिख रहा है जलयान का निर्माण हो गया, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हो गया, तंबाकू की खेती हो गया, ठीक है। ये सभी पुर्तगालियों की देन थी, अंग्रेजों की नहीं, पुर्तगालियों की देन थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। 1746 से 1761 के बीच हुए तीनों आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? आज मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा के रखा हूं, पहले क्या करता था, थोड़ा सा हल्का स्टैंडर्ड रखा था, तो आप बार बार कहते थे सर और कठिन बताइए। यार आप घबराए मत करिए, जहां जैसा चैप्टर रहेगा वहां आपके साथ वैसा बिहेवियर किया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं। तो लिख रहा है कि जो तीनों आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुए थे उस समय फ्रांस का राजा कौन था? तो याद रखे फ्रांस के राजा कौन थे? 15 याद रखे, लुई 15, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लुई 15वां। लुई 14वें के समय में याद रखे दोस्तों, फ्रांस की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत में स्थापित हुई थी। भारत में स्थापित होने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो फ्रांस की थी वो किसके समय में बनी थी? ये भी से परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है, कोई जरूरी नहीं कि बस यही जो बता रहा हूं वही प्रश्न आ जाए, ठीक है। तो लुई 14वें के समय में कंपनी आई, लुई 15वें के समय में तीनों लड़ाइयां लड़ी गई जो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध थे, ठीक है। ये 1746 से लेकर के 1761 तक की लड़ाई लड़ी गई। यही लड़ाई में 1760 में आपका वांडीवास भी आता है, ठीक है, तो याद रखेगा। लिख रहा बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय पोर्टो ग्रांडे के नाम से जाना जाता था? बता दीजिए तो। पोर्टो ग्रांडे, बहुत मस्त क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय, पुर्तगालियों के टाइम में, ठीक है, पोर्टो ग्रांडे के नाम से जाना जाता? तो वहां पर एक बहुत भारी भरकम लूट भी हुई थी। उस बंदरगाह का नाम है चटगांव। चटगांव शस्त्रागार लूट का नाम सुना है कि नहीं? नहीं सुना। सूर्यसेन का नाम सुना है कि नहीं? मॉडर्न स्ट्रीम पढ़ाया गया सूर्यसेन, ठीक है। आप जाइए, सूर्यसेन का संबंध है चटगांव कांड से, आप जाके देखिएगा, ठीक है। तो याद रखेगा चटगांव जो बंदरगाह था वो पोर्टो ग्रांडे के नाम से जाना जाता था पुर्तगालियों के समय में। थोड़ा सा अपग्रेड है, घबराइएगा मत, ठीक है। ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब मैं तो आपको पहले ही कह दिया था कि भाई रोज एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। ऐसा नहीं कि अब अगली बार मैं आऊंगा तो फिर से आपको ही पढ़ाऊंगा, ना 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 ना, बहुत सारी टॉपिक है। मैं कहीं से कोई भी टॉपिक उठाऊंगा ताकि आपको भी मजा आए पढ़ने में, ठीक है, और मुझे पढ़ाने में मजा आ जाए। तो ऐसा नहीं कि सीरियल वाइज चलेंगे, नहीं, आगे पीछे कहीं से कोई भी टॉपिक उठा लिया और कुछ भी आपको दे दिया। भाई आपको क्या करना है, आप सवाल जवाब के लिए तैयार रहो।
आपका क्या नाम है कि सर लॉकडाउन हुआ, हमने खूब पढ़ा, पूरा मार्च पढ़ा, पूरा अप्रैल पढ़ा, पूरा मई पढ़ा, पूरा जून पढ़ा, सर 4 महीना से पढ़ रहे हैं, 5वां महीना आ गया, खूब पढ़ लिया ना, साथ में प्रैक्टिस करो आके। ये सब एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट। लोग कहते हैं सर इस एग्जाम के लिए पढ़ा दो, उस एग्जाम के लिए पढ़ा दो, यार यही असली तैयारी है जो आपको किसी कोचिंग में नहीं दिया जाता, यही असली तैयारी है। लिख रहा है मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? सबसे पहले व्यापार संबंध कौन स्थापित किया बताइए? अरे पुर्तगाली ही ना सबसे पहले आए थे, तो व्यापारिक संबंध क्या अंग्रेजों को बन जाएगा? कॉमन सा क्वेश्चन है, घबरा जाते हैं आप लोग, क्वेश्चन आया नहीं। अच्छा, रटने वाले बच्चे तो घबरा ही जाएंगे ना, जिनको पता रहेगा कि पहले पुर्तगाली आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, सॉरी पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर डेनिश आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे, उनको तो याद होगा। ठीक है, तो बाकी आप भी याद रख लीजिए। तो यहां पुर्तगाली उत्तर हो जाएगा। कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहां स्थापित की गई? बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा हूं, तो याद रखें इसकी जो पहली फैक्ट्री थी वो सूरत में स्थापित की गई थी। कहां पर? सूरत। सूरत कहां पड़ता है? सूरत कहां पड़ता है? सूरत में कपड़े का बहुत बड़ा काम होता है, कारखाना वगैरह बहुत सारा वहां पर है, तो याद रखेगा गुजरात में है सूरत। ठीक है, वैसे भी अहमदाबाद को उत्तर भारत का क्या कहा जाता है? भारत का नहीं पता। कानपुर को क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, और भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। सब प्रश्न याद रखिए भाई। तो बार बार आपसे कहता हूं दोस्तों कि एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आपको बहुत मजे के साथ पढ़ना है ना, तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, देखिए मजा आ जाएगा आपको वहां पर। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और एक बार आपको रिविजन करा देता हूं कि प्रश्न अगर परीक्षा में आएंगे तो कैसे आएंगे। ऐसे ही आएंगे प्रश्न। ठीक है, ऐसे आएंगे। लिख रहा है भारत के पश्चिमी तट में निम्नलिखित कौन सा स्थान पर इंग्लिश फैक्ट्री थी? बताइए, अंग्रेजों की फैक्ट्री, लेकिन स्थान दे दिया पश्चिमी तट पर। आपसे पूछा नहीं, ऐसे पूछता सूरत में पहली फैक्ट्री, पश्चिमी तट पे पहली फैक्ट्री कहां पर थी? ये तेल्लीचेरी में बनी थी। कहां पर? तेल्लीचेरी में बनी हुई थी। ठीक है, आप समझिए कौन सा तट है, कहां पूछना चाह रहा है। ठीक है, तब बताएगा वो। आगे बढ़िए, तेल्लीचेरी इसको याद रखेगा। और तेल्लीचेरी जो है ये आज भी भारत में केरल में स्थित है, और ये काली मिर्च के व्यापार के लिए जाना जाता है। कह रहा कौन सा बंदरगाह काली मिर्च के निर्यात के लिए फेमस था? कालीकट बंदरगाह, जिसे आज हम कोझीकोड के नाम से जानते हैं। यहीं पर 1498 में कौन आया था? वास्को डिगामा आया था। जमोरिन नामक शासक ने इसका स्वागत किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब्दुल मनिक नामक नाविक के सहयोग से आया था। यह भी प्रश्न पूछता है भाई, कौन से नाविक के सहयोग से भारत आया था? ठीक है, तो अब्दुल मनिक, उसको भी याद रखेगा। ठीक है, चलिए, तो ये उत्तर आपको दिख गया। आगे देखिए, बीजापुर के शासक से गोवा किसने छीना? अल्बुकर्क ने छीना। बाद में चल के अल्बुकर्क का जो मकबरा बनाया गया वो कहां पर बना है? उसको कहां दफनाया गया? याद रखिए, गोवा में दफनाया गया। अल्बुकर्क आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए वही सारा प्रश्न देगा। 1510 के दौरान ऐसा हुआ था। ठीक है, रिजविक की संधि 1697 में हुई, और पांडिचेरी किससे वापस ले लिया गया था? याद रखिए, पांडिचेरी जो है ये फ्रांसीसियों से वापस ले लिया गया था। ठीक है, फ्रांसीसियों से। तो इसको याद रखेगा। 9 वर्ष का युद्ध चला था, और इस युद्ध में बड़े देश हिस्सा लिए थे, तो इसको याद रखेगा। उस समय फ्रांस के राजा थे विलियम तृतीय। कौन थे? विलियम तृतीय। वह अंग्रेज यात्री जो तुर्की और फारसी भाषा जानता था। कैप्टन हॉकिंस, जो हेक्टर नामक जहाज से आया था, जहांगीर के समय में आया था। तो वही प्रश्न दे रहा है आपका, उत्तर क्या हो जाएगा? कैप्टन हॉकिंस हो जाएगा। ठीक है, याद रखेगा। भारत आने वाले प्रथम अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था? बताया, रेड ड्रैगन सही उत्तर हो जाएगा। रेड ड्रैगन ऑप्शन में नहीं है तो क्या करेंगे? हेक्टर करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनी के पर्यवेक्षण में कासिम बाजार नगर ने 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशमी तागे का उत्पादन किया था? किसमें? तो याद रखिए डच। ठीक है, तो याद रखिए डच आपका हो जाएगा। ठीक है, लिख रहा कासिम बाजार जो है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के अंतर्गत आता है। बता दिया आपको, मुर्शिदाबाद से राजधानी मुंगेर ट्रांसफर किया था मीर कासिम ने। कलकत्ता की जिम्मेदारी अंग्रेजों को किसने दिया था? अजीमुस्तान ने दिया था। अजीमुस्तान कौन था? यह औरंगजेब का पोता था। ठीक है, अजीमुस्तान नाम याद रखिए। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। और याद रखिए दोस्तों, अजीमुस्तान पहले तो यही याद रखिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वांडीवास का 1760 में, तो याद रखिए, देखिए गलत वहां पे दिया था। यहां पर क्या हो जाएगा? ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। ठीक है, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। वहां कुछ और ऑप्शन दे रहा था। मैंने कहा घबराइए मत, काहे परेशान होते हैं, कहीं कुछ भी लिख देगा घबरा जाएंगे। आप पढ़े लिखे इंसान है। ठीक है, तो एकदम मन से चलिए। 1760 में वांडीवास का युद्ध, हर आदमी जानता है कि फ्रांसीसियों की सत्ता इसी युद्ध के बाद समाप्त हो गई। उनका जितना किया धरा था सब पानी फिर गया, सब खत्म हो गया। ठीक है, वांडीवास। और 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। दोनों याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
आगे बढ़ते हैं। करा किस पुर्तगाली गवर्नर ने शांत जल की नीति लाई? बताइए, अल्मीडा ने लाया। किसने लाया? अल्मीडा ने लाया। क्यों लाया? क्योंकि अल्मीडा चाहता था कि कोई विदेशी व्यक्ति भारत आने ना पाए, सारा मुनाफा सिर्फ पुर्तगालियों का हो, इसलिए आया। ठीक है। करा डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री ट्रांकेबार यानी तमिलनाडु में कब स्थापित किया? 1620 में स्थापित किया। कब? 1620 में स्थापित किया। तो याद रखें, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। चौथे नंबर पे आए थे डेनिश, दूसरे पे डच आए थे। बताइए, आगे बढ़ते हैं। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती। ठीक है। सेंटिमेंटल, कौन सा? सेंटिमेंटल। बोलिए तो सेंटोमे। सेंटोमे मैं याद किया हूं, आप भी याद कर सकते हैं। ठीक है। सेंटोमे दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती थी। क्यों? पुर्तगालियों की राजधानी जो गोवा बन गई थी। ठीक है। तो याद रखेगा, पुर्तगाली ही जो है बंबई भी सौंपे हैं किसको? आगे चल करके याद रखिए, जब कैथरीन का विवाह होता है। ठीक है। तो याद रखिए, अंग्रेजों को दिया गया दहेज में, तो उसको भी याद रखिए। 10 लाख पाउंड रेट था उसका ना। चलिए, अल्फांसो डी अल्बुकर्क की मजार कहां पर है? गोवा में है। क्या भाई, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। करा अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहां है? कलकत्ता में है। बताया तो आपको। ठीक है। कलकत्ता में है फोर्ट विलियम। यहां सिर्फ जो अंग्रेज अधिकारी थे, उनके जो बच्चे थे वो पढ़ा करते थे। ठीक है। 18वीं सदी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरियों का प्रवेश हुआ, ज्यादा हुआ? तो बंगाल और असम, दोनों बताया आपको। ठीक है। बंगाल और असम आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण देन थी? पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण देन क्या थी? तंबाकू की खेती उन्हीं की देन है। प्रिंटिंग प्रेस पहला गोवा में लगाया गया 1556 में, उन्हीं की देन है। जलयान निर्माण भी उन्हीं की देन है। ठीक है। तो याद रखिए, उपर्युक्त सभी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 1746 से 1761 के बीच में तीनों आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध जब हुआ तो फ्रांस का राजा कौन था? लुई 15वां था। लुई 14वें के समय में याद रखे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है, उसको भी याद रखिए। तो इसको याद रखेगा, लुई 15वां आपका सही उत्तर हो जाएगा। लिख रहा है 13वें की मृत्यु के बाद उसका पुत्र लुई 14वां 5 वर्ष की अवस्था में फ्रांस का शासक बना था और उसका शासन वस्तुतः बालिग होने पर 1661 से प्रारंभ हुआ। शुरू में टीम टाम में बहुत रुपया फूंक दिया जब उसने वसी के प्रसिद्ध राजा प्रसाद का निर्माण कराया था। तो ये सब याद रखिए। आगे चल के लुई 15वां आता है। 14वें के समय में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी बना। बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय में पोर्टो ग्रांडे के नाम से जाना जाता था? चटगांव बंदरगाह। चटगांव बंदरगाह आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहां से संबंधित थे कौन? बताइए, सूर्यसेन जी, नाम याद रखिएगा। एक मिनट, अगला क्वेश्चन कौन था? मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध किसने स्थापित किया? पुर्तगालियों ने स्थापित किया। कब स्थापित किया? 1498 में स्थापित किया। कौन आया था? बताइए, कौन आया था? 3 चक्कर आया था, वास्को डी गामा भारत, वो भी याद रखिए। ठीक है। चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहां पर स्थापित हुई थी? पहली फैक्ट्री, दक्षिण भारत नहीं पूछ रहा, ओवरऑल, तो सूरत याद रखेगा। सूरत में इसकी पहली फैक्ट्री लगी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेगा। सूरत में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री बनाई थी। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, इसको भी याद रखेगा। ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूं मजा आया होगा, भरपूर मजा आएगा और आगे भी मजा आता रहेगा। अगर आप स्टडी 91 से जुड़े रहेंगे तो याद रखें, मजा तो आता रहेगा। क्यों? क्योंकि स्टडी 91 पूरी यूट्यूब का एकमात्र ऐसा चैनल है जो सभी विषय को डिटेल से और चैप्टर वाइज पढ़ाता है। तो आप आइए, आपको जो भी विषय पढ़ना है आप प्लेलिस्ट में आ जाइए यूट्यूब के, वहां से पढ़ सकते हैं। वेबसाइट हमारी study91.co.in, वहां से पढ़ सकते हैं, या फिर सीधा प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहां जाकर आप स्टडी करिए। सब्जेक्ट वाइज स्टडी करना तो भी करिए, एग्जाम वाइज करना तो भी करिए। पूरी तरह से निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं है, पूरी तरह से फ्री है दोस्तों। आइए और आराम से पढ़ाई करिए। ठीक है। तो सवाल जवाब की सीरीज यहीं समाप्त होती। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।